Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noreen and I am back with the assignment of chapter number 13 current electricity from your course books. जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपका चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसकी असाइनमेंट आएगी। ये असाइनमेंट है शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस की। ये एक तरह का आपका मंथली टेस्ट भी है, असेसमेंट भी है। आपने इसको अच्छे से खुद से सॉल्व करना है ताकि आपका कंप्लीट जो चैप्टर है थॉरली वो कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स को जैसा मैंने आपको पैटर्न समझाया हुआ कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट किए जाते हैं, आपने उसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। उनकी डेफिनेशंस लिखनी होती है, उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखनी होती है। जहाँ भी डिफाइन के लिए कहते हैं डेफिनेशन के साथ उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं और साथ अगर आपको उसकी यूनिट वगैरह पता हो तो वो भी लाजमी लिखनी होती है। स्पेशली डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और यूनिट, ये 3 चीज़ें तो आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं डेफिनेशन में, जो कि मैंने आपको बताया था, उसकी डायमेंशन और स्केलर है या वेक्टर है, ये आपको मैंने बताया था। ये पार्ट 1 के लिए ज़्यादा जो है वो था क्योंकि उसमें बेस यूनिट ज़्यादा थी तो आप उनकी डायमेंशन ईजिली लिख लेते थे और बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन बेस यूनिट से आप लिख लेते थे और साथ आप उसकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पर इसका ज़्यादा जो पार्ट 1 में आप इन 5 चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे अपनी डेफिनेशन में। लेकिन अब जो 3 स्टेप्स आपको बताए हैं वो क्या हैं कि आपने उसकी डेफिनेशन करनी है, साथ आपने उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है और साथ उसकी यूनिट लाजमी लिखनी है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि ये 2 मार्क्स की एक क्वेश्चन होता है तो आपने पेपर में भी आपने इन तीनों चीज़ों को, तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। आ जाए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कुछ ऐसी डेफिनेशन होती हैं जिनकी कोई यूनिट वगैरह इस तरह नहीं होता, उसके लिए तो इट्स ओके। ठीक है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करें, लेकिन व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इसको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, कि एक तो आपके चैप्टर की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस इन मोशन। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट को अलग से भी साथ डिफाइन कर सकते हैं कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फिर आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और उसकी यूनिट एम्पेयर जो है करंट की वो भी डिफाइन कर सकते हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप अपने चैप्टर को भी इस तरह से इसी में डिफाइन कर सकते हैं इस डेफिनेशन में, और यू कैन ओनली डिफाइन द करंट। ठीक है, इसके अंदर तो आप उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायरेक्शंस ऑफ करंट वी हैव, डिस्क्राइब ईच। यानी कितनी डायरेक्शंस करंट की आपने पढ़ी थी? आपने 2 डायरेक्शंस पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, और उन दोनों डायरेक्शंस को आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये 2 डायरेक्शंस आपने पढ़ी थी, इन दोनों को आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है, दोनों में क्या डिफरेंस था ये मैंने आपको लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गिव इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या थी ये मैंने आपको मार्क करवाई थी बुक के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी करंट, एक स्टेडी करंट क्या चीज़ होती है, ये भी मैंने आपको मार्क करवाई थी बुक में, आप इसको ढूंढें। व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ करंट, आप सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में बता सकते हैं कि कौन से करंट सोर्सेज जो हैं, कौन कौन से करंट सोर्सेज हैं आपके पास, ये हमने पढ़े हैं। और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, कुछ सेल्स प्राइमरी सेल्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेल्स होते हैं। मैंने इन दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस मार्क करवाया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो वो भी आपने लिखना है। व्हाट इज़ अ वोल्टामीटर, वोल्टामीटर के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मार्क करवाया था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर। अब ये वोल्ट मीटर नहीं है, आपने इसको वोल्ट मीटर समझ के कंफ्यूज करके तो इसको उस तरह से अटैम्प्ट नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम वोल्टामीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गिव एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। एक एप्लीकेशन आपने देनी है हीटिंग इफेक्ट में से कि क्या फ़ायदा होता है हीटिंग इफेक्ट का, और एक एप्लीकेशन आप बता दें केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। ये दोनों एप्लीकेशंस मैंने आपको मार्क करवाई थी, तो इन दोनों में से एक एक एप्लीकेशन बताएं कि हीटिंग इफेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदा है हमें, और केमिकल इफेक्ट जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं करंट की। ठीक है, तो ये आपने बताना। उसके बाद डिफाइन ओहम्स लॉ विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चाहे मैं कहूँ विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ना कहूँ, आपके लिए ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ये
चीज़ ओहम, जब भी मैं किसी चीज़ को डिफाइन का कह रही हूँ तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उसकी अगर तो वो एक सिंगल एक टर्म है तो उसकी जो है आपने यूनिट बतानी है। लेकिन चूंकि ओहम्स लॉ में 3 टर्म्स आ रही हैं तो आप तीनों की यूनिट्स भी बता सकते हैं जो उसमें आ रही हैं, ठीक है। ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर जो है वो डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेज, इनकी एग्जाम्पल भी देनी है आपने। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इंक्रीजेज इन सीरीज और इन पैरेलल कम्बिनेशन, किस में इंक्रीज करता है, सीरीज कम्बिनेशन में इंक्रीज करता है और पैरेलल कम्बिनेशन में, किस में, इन दोनों में से किस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो फिर करंट की क्या वैल्यू होगी, करंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपने साथ ही इसके बताना है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, डिफाइन रेजिस्टेंस, डिफाइन कंडक्टेंस, डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन कंडक्टिविटी, इन सब में आपने इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है और इनके सिंबल्स भी हैं वो लिखने हैं और इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो लिख के आप फिर इसकी जो एक यूनिट है वो भी आप बताएंगे इन सारी टर्म्स की, ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन लिखने का तरीका बताया हुआ है। उसके बाद डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी आपको मार्क कराई थी, इसकी भी उसी तरह से आपने डेफिनेशन में उसका डिफाइन करना है, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसकी यूनिट लिखेंगे। डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी आपको मार्क कराया। व्हाट इज अ रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, ये भी मैंने आपको मार्क कराई थी। डिफाइन थर्मिस्टर्स, उनको डिफाइन करें, ठीक है। डिफाइन बार बार कह रही हूँ, डिफाइन में 3 चीज़ें आती हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्रेशन और उसकी यूनिट। अब चूंकि थर्मिस्टर जो है वो ज़रा डिफरेंट टाइप का है, उसमें इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना और ना ही कोई यूनिट आ रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ ना हो तो आप उसको डिफाइन करके उसकी टाइप्स बता सकते हैं कि किस किस तरह के नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होते हैं थर्मिस्टर्स, और वो किस चीज़ से ज़्यादातर बने होते हैं। जब ऐसा हो जाए ना, जैसे शॉर्ट नोट के तौर पे जिनकी कोई डेरिवेशन ना हो, जिनकी एक्सप्रेशन ना हो या जिनकी कोई यूनिट ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा कि भाई ये किस चीज़ से बने हुए थर्मिस्टर्स, और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि ये इनकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है ना, और आप कौन सी ज़्यादातर कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, नेगेटिव अल्फा वाली या पॉजिटिव वाली, ये 1-2 स्टेप्स 1-2 बातें आप इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन, ये 2 तरह की पावर, आपको जब मैंने पावर का टॉपिक पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिकल पावर हम निकालते थे और उसके बाद पावर डेसिपेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या था, ये फ़र्क आपने बताना है, ये मैंने आपको उस वक्त बताया था। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो आपकी, वो डिफाइन करनी है आपने। उसके बाद व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, इसको भी आपने उसी तरह डिफाइन करके उसी तरीके से करना है, एक्सप्रेशन भी लिखना है, यूनिट भी, और EMF को भी इसी तरह से आप डिफाइन करेंगे और इसकी भी एक्सप्रेशन वही होती है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से एक स्टेप ऊपर जो बुक वालों ने एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना बुक में, वो एक्सप्रेशन EMF की एक्सप्रेशन है। EMF की एक्सप्रेशन से आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे ना, तो आप वो एक्सप्रेशन जो है EMF के लिए लिख सकते हैं और बाद में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी लिख सकते हैं, और यूनिट आपने लिखनी है। व्हेन वी ऑब्टेन अ मैक्सिमम पावर आउटपुट, कब ऑब्टेन करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट, उसकी कंडीशन क्या है। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो आपको आती थी वो किस कंडीशन के तहत आती थी और उसकी क्या वैल्यू थी वो आपने बतानी है। उसके बाद डिफाइन किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल के बारे में बताना है और किरचॉफ सेकंड रूल को भी डिफाइन करना है। डिफाइन फिर मैं बता रही हूँ कि डिफाइन करने का मतलब है उसका आप वो लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन जो है वो आपने लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद इसमें चूंकि यूनिट का एज सच कोई ताल्लुक नहीं है ना किरचॉफ्स रूल्स के अंदर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं यूनिट के अलावा कि आप ये बता सकते हैं कि ये किस लॉ की, ये जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है ये किस लॉ की मैनिफेस्टेशन है और जो किरचॉफ सेकंड रूल है ये किस लॉ की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना। कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मैनिफेस्टेशन है आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल और कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मैनिफेस्टेशन है किरचॉफ, ये मार्क करवाएंगे। ये 2 बातें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कम से कम याद रखें कि अगर आपका 2 नंबर का सवाल है ना तो उसमें 3-3 पॉइंट्स आपको डालने लाजमी है, तब आपके 2 मार्क्स आपके इंश्योर होते हैं।
यानी 3 पॉइंट्स आप डाल देना, 3 पॉइंट्स में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, या जैसे कि मैंने पहले बताया उसकी एक्सप्रेशन और यूनिट, या फिर अगर वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जैसे ये किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल, तो फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन लिख दें, यूनिट तो नहीं है ना, तो यूनिट की बजाय आप उसकी ये बता सकते हैं बात कि ये किस लॉ की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सर्किट एंड कम्प्लेक्स सर्किट, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको जब किरचॉफ रूल पढ़ाया था तो मैंने सिंपल और कम्प्लेक्स सर्किट का डिफरेंस आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो। उसके बाद व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज का के इसकी डेफिनेशन कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस का, और फिर आप उसको एक जस्ट उसकी बात कि आप उसमें किस तरह से वो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं ना, वो जो मैंने आपको करवाया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे। ये तो आपको पता है ना, आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो आप वही लिख सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह पोटेंशियोमीटर है, डिफाइंड पोटेंशियोमीटर, ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये था, इंक्लूडेड था, तो ये उसी तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको मार्क करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, ये 30 क्वेश्चन हैं, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है, या असेसमेंट नंबर 2 भी आप समझ सकते हैं। और असेसमेंट नंबर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप हो गए थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद ही से अपने पास से ही करके रख लिया था, तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप अच्छी सी असाइनमेंट, नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल असाइनमेंट आपने बनानी है और फिर आपने उसको सबमिट कराना है मुझे चेक कराने के लिए, फिर मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगी और आपकी मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट करा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 30 क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, सो आप ये जो हम साथ साथ एक एक असाइनमेंट करते जा रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, आपको पता है ये डेफिनेशंस एक्स्ट्रा से अब आ जाती हैं बोर्ड के एग्जाम्स में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा, तो 44 मार्क्स आपके इंश्योर हो जाते हैं आपके आउट ऑफ 85, आपके जो पेपर के 44 मार्क्स हैं वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो इंश्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से सीरियसली करेंगे अलॉन्ग विद योर एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उनको नहीं छोड़ देना आपने, वो करने हैं, और साथ ही 30 क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करेंगे सो इंशाल्लाह आपका 44 मार्क्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हर चैप्टर के हम इंश्योर करते जाएंगे, और एट द एंड हम होल बुक के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 44 मार्क्स में चाहती हूँ कि वो आपका उसमें से एक नंबर भी ना कटे। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स भी अटेन कर सकते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंटली चीज़ों को आपने अटैम्प्ट करना है, मार्क करना है, क्योंकि जब आप इंटेलिजेंटली कोई चीज़ लिखते हैं तो कोई इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको टू द पॉइंट और कंपैक्ट फॉर्म और अच्छी फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले वो ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप स्टूडेंट्स ये आज की असाइनमेंट, इसका जो टाइम होगा वो आप नेक्स्ट वीक तक, मैं आपको काफ़ी लंबा टाइम दे रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे तक आपने इसको सबमिट करा देना है, और संडे को फिर मैं आपको जो बेस्ट 3 असाइनमेंट्स होंगी उनके बारे में बता दूंगी, और इंशाल्लाह हम इसको फिर साथ साथ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट को साथ साथ जो है वो कंप्लीट करना है। इफ़ अगर अभी तक आपने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, यू कैन लाइक शेयर माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।